ओके। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। सो वी डिफाइंड फंक्शंस के फंक्शन क्या होते हैं। जस्ट टू क्विकली रिकैप, तो हमने कहा था कि फंक्शन जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम जो इनपुट क्वांटिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, उसको हम एक्स से लेबल करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वाई से लेबल करते हैं। देन हमने फंक्शन को डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा था कि हम किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो जिसके अंदर हम वर्बली उसको कर सकते हैं बाय बाय डिस्क्राइबिंग द फंक्शन इन 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 द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। फिर हम उसको न्यूमेरिकली एक टेबल के फॉर्म से कर सकते हैं, और हम इसको विजुअली और अल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई थी। एंड वी डिस्कस कि हमारे लिए जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर है, ये वाले जो तरीके हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअली किसी ग्राफ से उसको इंटरप्रेट कराना, और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसको इंटरप्रेट कराना। और हमने एग्जांपल अपना लिया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं x और y की वैल्यूज़ का, और उन वैल्यूज़ का जो जो टेबल होता है, उस टेबल को फिर हम इस तरह से प्लॉट कर देते हैं। तो ये इस फंक्शन का हमारे पास लास्ट टाइम हमने ग्राफ प्लॉट किया था, एंड दिस वाज अ पैराबोला। जिसमें कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर -2 लेता हूँ, तो आई गेट यहाँ पर ये वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। अगर ये -1 है तो ये 1। अगर ये 0 है तो ये 0। अगर ये 1 है तो ये 1। सिमिलरली अगर ये 2 है तो ये 4, एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो टेबुलर फॉर्म है, इसको हमने ग्राफ फॉर्म में हम लेके गए थे। तो ये दो जो जो मेथड्स थे, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के। तो यहाँ से हम अपना डिस्कशन अब डेरिवेटिव्स और रेट ऑफ चेंज की तरफ लेके जाते हैं। अब फंक्शन जो कि हमें पता है कि एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशन है। जब आप एक्स को वेरी करते हैं तो साथ वाई भी वेरी होता है। अब ये रिलेशन डिपेंड करता है कि आपके आपके फंक्शन में एक्स और वाई किस तरह से रिलेट है। वो इस तरह से भी रिलेट हो सकते हैं, वो इस तरह से भी रिलेट हो सकते हैं, वो इस तरह से भी रिलेट हो सकते हैं, या वो किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह भी हो सकते हैं, या वो ऐसे भी हो सकते हैं। ये हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखी थी अपने पिछले डिस्कशन के अंदर, और इनको हमने डिफरेंट फैमिलीज ऑफ फंक्शन कहा हुआ था। अब अगर आप x को चेंज करते हैं तो साथ y भी चेंज होता है। अब हमने ये देखना है कि जब आप x को वेरी करते हैं तो y किस तरह से वेरी होता है। दिस आइडिया इज एक्चुअली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, हम डेरिवेटिव्स को समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। एक फंक्शन के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो चेंज कितना स्लो या कितना फास्ट आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि अगर एक फंक्शन के अंदर चेंजेस आती है, तो वो चेंजेस किस तरह से होती है, वो स्लो है या वो फास्ट है, या हम उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे मैथमेटिकली, हम वो एग्जैक्ट चेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये डिस्कशन जो आज का है वो फंक्शंस के दरमियान चेंज से रिलेवेंट होगा। कि अगर आप एक्स को वेरी करते हैं तो उसमें जो वाई है वो किस तरह से वेरी होता है। दिस इज, रिमेंबर कि ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अगर आप इनपुट को चेंज करते हैं तो आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। आपके पास लेट सपोज हमने एक क्लास के अंदर एक एग्जांपल देखा था कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जो हाइट होता है वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है। तो अगर ये हाइट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये टाइम है, तो हमने क्लास में देखा था कि ये यहाँ से शुरू होके 1 फुट से लेकर, दिस वाज अबाउट 6 फुट। और ये हमने, अगर लेट्स सपोज दिस इज 4, 8, 12, 16, 20, तो हमने कहा था कि टिल 18 ईयर्स ऑफ एज हमने रफली कहा था कि जो हाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह या लीनियरली ग्रो करता है, और फिर बाद में वो 18 साल या 20 साल की उम्र के बाद वो हाइट फिक्स रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जब टाइम बढ़ रहा है इधर, जब टाइम इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हाइट भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ये 18 साल के बाद टाइम बढ़ रहा है लेकिन हाइट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जो हाइट है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है इस इतने टाइम तक, और इसके बाद हाइट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, गो के टाइम चेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, हम इस यहाँ पर कह सकते हैं कि
इसमें, हाँ, ये हमने एक बहुत रफ किस्म का आइडिया लिया था। हमने कहा था कि जो हाइट है वो एक ही रेट से बढ़ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता। अगर आप ऑब्जर्व कर ले तो जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनिशियली वो वो महीनों के हिसाब से उनका ग्रोथ होता है, वो बहुत क्विकली बढ़ते हैं। इस तरह से वो ज़्यादा क्विकली बढ़ते हैं, और बाद में जो उसका ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा कम होते 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 इस तरह से आ जाता है। तो ये हमने चूंकि एक स्ट्रेट लाइन पे इसको मॉडल किया था, लेकिन रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि जो बेबीज़ का ग्रोथ है या उसका हाइट जो है वो लीनियरली ग्रो करे। यह डिपेंड करता है कि किस तरह से जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये उसके फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर दो क्वांटिटीज चेंज हो रही है तो एक के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी कितनी तेज या कितनी स्लो चेंज होती है, इस आइडिया को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। और ये आइडिया मैथमेटिकली हमें लेके जाता है टूवर्ड्स डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स का जो आइडिया है दैट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड विद स्लोप, कि हम किसी किसी फंक्शन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। अब स्लोप, आप सबको पता होगा, आपने जो जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें आप पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सा लेट्स सपोज फंक्शन है, लेट्स सपोज ये एक्स है और ये लेट्स से वाई है, और लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज, ये एक मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इस तरह का स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहूँ, स्लोप असल में ये एंगल होता है कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है। तो स्लोप डिफाइन ऐसे होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ले लूँ, एक पॉइंट ये है मेरा A1, और दूसरा पॉइंट ए पॉइंट और दूसरा है बी पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर है लेट्स सपोज x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो जो स्लोप मेरा होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा कि ये ऐसे करके ऐसे मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लूंगा। तो ये मुझे डेल्टा एक्स देता है चेंज इन एक्स, और ये ऊपर वाला मुझे देता है डेल्टा वाई। और ये बीच में जो एंगल है यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय बेस। तो ये मुझे y2 - y1, ये चेंज इन y है, और ये x2 - x1, ये चेंज इन x है। और अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के नज़र से देख ले तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस फॉर दिस स्मॉल ट्राइंगल। अगर मैं इस पॉइंट को सी कह लूँ तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि ये एंगल 90 है। तो ये मेरे पास असल में होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। तो स्लोप के मेरे पास आप यूं कह लें कि दो फार्मूले आ गए हैं। लेट्स स्लोप जो है मेरे पास, अब यहाँ पर अगर मैं उसको एक इसका इक्वेशन लिख लूँ तो वो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि ऐसे होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये मेरा स्लोप का फार्मूला है अगर मैं किसी कर्व का स्लोप फाइंड करता हूँ। अब ये चूंकि मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस के भी बराबर है फॉर फॉर दैट स्मॉल ट्राइंगल, तो इसको मैं टेंजेंट थीटा भी कह सकता हूँ। तो स्लोप जो है उसके मेरे पास दो फार्मूले हैं, या एक ही है असल में लेकिन वो दो के बराबर है। एक टेंजेंट थीटा, अगर मुझे थीटा पता है किसी लाइन का, लेट सपोज कोई लाइन है वो 45 डिग्री पे है ऐसे करके, 45 का एंगल इधर इधर बना रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पुट करके टेंजेंट 45 कर लूंगा, एंड टेंजेंट 45 इज आई गेस 1। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 के बराबर आएगा। तो या अगर मुझे एंगल पता है तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, या मुझे दो पॉइंट पता है तो भी स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। तो यूजुअली वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें कि हम किसी कर्व के ऊपर या किसी भी ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, और उन दो पॉइंट में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो अब लेट्स सपोज ये तो हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका स्लोप जो है वो फिक्स होता है, किसी भी दो पॉइंट पे आप उसको कर लें। लेकिन अगर हम कोई दूसरा कर्व ले ले, सपोज मैं एक्स स्क्वेयर ले लेता हूँ, मैं कोई फंक्शन लेता हूँ ये वाला y = x², इसका ग्राफ ये है, दिस इज अ पैराबोला। अब इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूँ तो इसका स्लोप जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। स्लोप मैं इधर भी फाइंड कर सकता हूँ, इधर स्लोप ऐसे करके आएगा, इस तरह से होगा। इधर जो स्लोप होगा वो ऐसे होगा, इधर जो स्लोप होगा वो ऐसे करके होगा। इधर अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो वो ऐसे होगा, इधर करता हूं तो वो इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप किसी कर्व के ऊपर स्लोप फाइंड करते हैं तो कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए आप उस पर टेंजेंट
ड्रा करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये आइडिया रिवाइज कर लूँ कि टेंजेंट और सीकेंट क्या होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, तो अगर मैं इस पे इस तरह का कर्व ड्रा करूं जो इसको एक पॉइंट पे टच करे, जिस तरह इधर है, तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं एक दूसरा लाइन ड्रा करूं जो इसको दो जगहों पर कट करे, इधर काटे और इधर काटे, तो इस लाइन को सीकेंट लाइन कहते हैं। तो वो लाइन जो किसी कर्व को दो या दो से ज्यादा जगहों पर काटता है उसको सीकेंट लाइन कहते हैं। और वो कर्व जो और वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे काटता है उसको टेंजेंट कहते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे काटता है उसको कहते हैं सीकेंट लाइन। अब ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। ये सीकेंट लाइन का स्लोप, सीकेंट लाइन, क्योंकि इस फार्मूले में दो पॉइंट यूज हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? x1 y1 एक पॉइंट, और x2 y2 दूसरा पॉइंट। तो सीकेंट लाइन का हम इस फार्मूले से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे अगर ये जो शेप है ये, अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, इस कर्व का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो मुझे इस पे दो पॉइंट लाजमी लेने होंगे। एक पॉइंट कोई यहाँ पर जो भी होगा, और दूसरा पॉइंट कोई इधर। और फिर मैं इन दोनों पॉइंट को इस तरह से इसमें चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई देखता हूँ। तो दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई। और फिर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ कि इसको आप राइज और रन भी कहते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड राइज एंड दिस थिंग इज कॉल्ड रन। आप में से जिन्होंने ओ लेवल्स किया हो तो वो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो ये राइज है कि कितना आप ऊपर जाते हैं, एंड दिस इज रन कि कितना। तो अगर आप जो हॉरिजॉन्टली जाते हैं दैट इज कॉल्ड रन, जो आप वर्टिकली जाते हैं दैट इज कॉल्ड राइज। तो राइज और रन इज कॉल्ड स्लोप। और इसके लिए आपको दो पॉइंट चूज करने होंगे। किस पॉइंट से आप लेके किस पॉइंट तक आप रन करते हैं, और किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक आप राइज करते हैं। तो दो पॉइंट आपको लाजमी चाहिए इस फार्मूले को यूज करने के लिए। तो आई होप कि यहाँ से आपको जो जो सीकेंट लाइन है और जो टेंजेंट लाइन है उसका आइडिया हो गया होगा। तो सीकेंट लाइन का जो स्लोप है वो कैलकुलेट करना आसान है। टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो कैलकुलेट करना, उसके लिए हम डेरिवेटिव की तरफ असल में जाएंगे। क्योंकि लेट सपोज यहाँ पर आप देख ले, मैं अभी थोड़े से दूसरे फिगर पे भी अभी जाऊंगा दूसरे साइड पे। लेकिन अगर आपको लेट सपोज सीकेंट लाइन का तो आपको फार्मूला पता है, क्योंकि सीकेंट लाइन पे दो दो पॉइंट आपको मालूम होंगे, और दोनों पॉइंट के जो वैल्यूज होंगे वो आप यहाँ पर पुट कर लोगे। तो यहाँ पर चल एक थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं कि मैं एक पैराबोला ले लेता हूँ और उसका स्लोप फाइंड करता हूँ किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो let's remove one of the figure and then redraw again, कि थोड़ा सा ये मेरे पास स्पेस आ जाए यहाँ पर, कि एक एग्जांपल भी साथ हो जाए कि आप ये फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो राइज और रन वाला है या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाला है। तो इसके लिए सपोज मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं अपने आगे के एग्जांपल में भी यूज़ करूंगा, तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ। सपोज ये जो पॉइंट है, ये वाला पहला जो पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज 1, तो दिस विल आल्सो बी 1। तो पहला पॉइंट देखें, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अगर मेरा पहला पॉइंट लेट सपोज 1 है, तो ये भी 1 होगा क्योंकि दिस इज एक्स स्क्वेयर। अगर दूसरा पॉइंट मेरा लेट सपोज 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो लेट सपोज मैं ये दो पॉइंट लेता हूँ। तो पहला पॉइंट है लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, जो कि ये 2 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 4। और ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 1। तो दिस इज माई पॉइंट ए एंड दिस इज माई पॉइंट बी। अब मैं इस दोनों को मिलाता हूँ, इन दोनों को, तो इससे जो जो लाइन बनता है इन दोनों में से जो पास होता है वो इस तरह का लाइन होगा, जो इन दोनों पॉइंट में से पास होगा। तो वो मेरे पास होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मैं इसको कहता हूँ x1 और इसको कहता हूँ y1, और इसको कहता हूँ x2 और इसको कहता हूँ y2। तो दिस इज 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 माइनस 1, तो इससे आ जाएगा 3। तो ये जो सेकंड लाइन है इसका जो स्लोप है वो मेरे पास 3 है। अब अगर मैं लेट सपोज कोई कोई से और दो पॉइंट ले लूँ जो जो इस पैराबोला पे थोड़े से दूर हो, लेट से ये वाले पॉइंट्स, अगर मैं इसको 3 कर लूँ तो ये 9 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा x3
y3, मैं इन दोनों के दरमियान भी स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, इनके दरमियान स्लोप क्या होगा, वो होगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। तो ये फार्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के लिए यूज किया जा सकता है, ये वाला फार्मूला। बस सिर्फ मुझे दो पॉइंट्स चाहिए जिसमें मैं जिसको मैं यूज करके इस फार्मूले से स्लोप निकाल सकूं। तो आई होप कि ये बहुत इजी है एक्सरसाइज है, आप लोगों ने इसको अपने बेसिक कोर्स के अंदर 10th ग्रेड के अंदर किया हुआ होगा स्लोप फाइंड करने के लिए। तो अब हम यहाँ से हमने दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराए हैं, एक है कि सीकेंड लाइन क्या होता है, दूसरा टेंजेंट लाइन क्या होता है, और सीकेंड लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये आइडिया हम आगे जाके यूज़ करेंगे और इसी से हम जाएंगे लिमिट की तरफ, और फिर इससे हम डेरिवेटिव के मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, और यही चीज़ें हमें बताएंगी कि हमारा जो फंक्शन है वो कितना स्लो या कितना तेज चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें क्वांटिफाई करके या मैथमेटिकली ये हमें पता चलेगा फिर कि हमारा जो फंक्शन है उसमें अगर एक्स वाई आपस में वेरी होते हैं तो वो कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली वेरी करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें डेरिवेटिव से पता चलेगा। और उसके लिए हमें आइडिया रिक्वायर्ड है स्लोप का, सीकेंट लाइन का और टेंजेंट लाइन का। सो लेट्स गेट इनटू दिस इन मोर डिटेल। अब यहाँ पर हमने वही पैराबोला लिया हुआ है, ये वही पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जो मैं हाथ से थोड़ा सा गंदा ड्रा करता था, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ है। तो यहाँ पर ये जो चीज़, दिस फिगर इस पैराबोला, और इस पे दो लाइन ड्रा हुए हैं, एक ये रेड लाइन जो कि टेंजेंट है और एक ब्लू लाइन जो कि सीकेंड है। तो ये सब फिगर के अंदर ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर तीन फिगर जो है वो ऊपर है और तीन नीचे है। ये मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और जो नीचे के तीन फिगर है वहां पर क्या हो रहा है, और आखिर में मैं इस इक्वेशन की तरफ आऊंगा कि ये क्या बता रहा है। तो ये जो पहला फिगर है, अगर इसको मैं कहूँ कि लेट्स सपोज दिस फिगर ए, तो इसके अंदर ये पैराबोला है और इस पैराबोला पे दो लाइन ड्रा हुए हैं, एक है सीकेंड लाइन जो ब्लू है और दूसरा है टेंजेंट लाइन जो कि एल है या टी से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब सीकेंड लाइन का तो मुझे फार्मूला पता है, उसके लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए है। तो जो सीकेंड लाइन है वो पास हुआ है पी और क्यू पॉइंट से, और जो टेंजेंट लाइन पास है वो सिर्फ पी से पास हुआ है। फिर आप यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर ले कि यहाँ पर पी और क्यू थोड़े से आप एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पी और क्यू पॉइंट एक दूसरे के करीब आ गए। अब जो सीकेंड लाइन है वो, उसका जो पी तो फिक्स है क्योंकि पी में से टेंजेंट लाइन पास हो रहा है, तो पी पॉइंट को हम नहीं चढ़ेंगे, लेकिन जो क्यू पॉइंट है इसको हम अब पी के करीब लाना चाहते हैं। तो मैं ये करना चाहता हूँ, असल में मेरा आइडिया ये है कि मैं एक सीकेंड लाइन से शुरू कर रहा हूँ और मैं एक टेंजेंट लाइन की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ब्लू और ये रेड थोड़े से दूर है एक दूसरे से, मैं इन दोनों को करीब लाना चाहता हूँ। तो करीब लाने के लिए ये पी और क्यू पॉइंट चूंकि पैराबोला पे है तो ये इसी पैराबोला के ऊपर नीचे आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि इस रास्ते से गुजर के आएंगे, ये इन्होंने इस कर्व के ऊपर रह के वापस आना है, क्योंकि पी पॉइंट बी पैराबोला पे है और क्यू पॉइंट बी पैराबोला के ऊपर है। तो ये पॉइंट मैं इधर नीचे ला रहा हूँ। तो इधर ये पहले ये क्यू पॉइंट इधर था, अब थोड़ा सा इसको नीचे ला के इधर ले आए हैं। तो साथ इससे इससे फर्क क्या पड़ा है, इससे ये हुआ है कि ये जो जो सीकेंड लाइन है अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये रेड लाइन की तरफ आ गया है। देखे, स्टार्ट में ये बहुत दूर थे, अब ये थोड़े से करीब आ गए हैं क्योंकि हमने क्यू पॉइंट को पी की तरफ ला रहे हैं। और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हम राइट राइट की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़े से और करीब आ गए हैं और ये लाइन और भी पास आ गए हैं। अब हम जब हम इस क्यू को और करीब लाते हैं लाते हैं लाते लाते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसमें कि ये क्यू पॉइंट जो है ये पी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा सीकेंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। ठीक है। तो जब हम क्यू पॉइंट को पी के बहुत करीब लाते हैं, लेकिन रिमेंबर कि यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि टी और एस एक पॉइंट पे आ गए हैं, इनमें फिर भी फर्क है, लेकिन ये बहुत ही करीब आ गए हैं, बहुत ज्यादा करीब, जितना आप करीब ला सकते हैं। लेकिन इनको आपने मिलाना नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ले आए, लेकिन बहुत करीब जितना आप ला सकते हैं। तो हम इधर से इस राइट से इसको करीब ला रहे हैं, तो ये हो रहा है। इस करीब लाने से क्या हो रहा है, ये सीकेंट और टेंजेंट तकरीबन एक ही लाइन बनते जा रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अब आप हम दूसरी तरफ से ये काम कर रहे हैं, क्यू अप्रोचेस पी फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये अपनी जगह पर फिक्स है, ये कहीं बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है। ये सारे छः के छः फिगर जो है उसमें जो रेड लाइन है उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, वो अपनी जगह पर मौजूद है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये पी पॉइंट से पास हुआ है। तो ये सब फिगर्स के अंदर ये फिक्स अपनी जगह पर है। हम खेल किससे रहे हैं, हम क्यू पॉइंट के साथ खेल रहे हैं। अब हमने अपना सीकेंड लाइन ऐसे ड्रा किया हुआ है इधर, और अब हम इस सीकेंड लाइन को इस रास्ते से पी के करीब लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये क्यों यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा इधर नीचे लाते हैं तो ये अब दोनों करीब आ गए।
और फर्दर लेके आते हैं तो और इधर आ गए। तो देखिए इस तरह का प्रोसेस इस साइड से भी हम कर सकते हैं। तो हम इस वाले फिगर में कहते हैं, जो ऊपर का फिगर, इसमें हम कहते हैं कि जो जो सीकेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन की तरफ अप्रोच करता है फ्रॉम द राइट। और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो क्यू पॉइंट है, जो सीकेंट लाइन है, वो टेंजेंट पॉइंट या पी पॉइंट या टेंजेंट लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। और हमने इन दोनों को इतना करीब लाना है जितना हम ला सकते हैं, लेकिन हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नहीं लाना कि ये बिल्कुल एक पॉइंट बन जाए। हमने क्लोज लाना है जितना क्लोज हम जा सकते हैं, लेकिन हमने एक कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर लाके एक पॉइंट नहीं बनाना। ये स्टिल डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही करीब, जितना करीब हो सकते हैं ये इस तरह के हैं। तो जब सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, तो हम इस चीज को अब लिमिट के आइडिया से जानेंगे। इस केस को हम कहते हैं कि ये हम इसको लिमिटिंग केस में करीब लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हम लेके जा रहे हैं, इतना क्लोज कि इनके एक्स के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन जीरो हो जाए। क्योंकि स्लोप के अंदर हम क्या कहते हैं, स्लोप्स के अंदर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या करता है आपको, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हम ये नहीं कर सकते कि x1 और x2 को बराबर कर ले, इससे फिर क्या होगा, इससे ये जो स्लोप है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। हमने जिस तरह फंक्शन के डोमेन के अंदर चीज़ें डिफाइन की थी ना, कि डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज़ होगी वो जीरो कभी नहीं हो सकती। तो जीरो हम इस वजह से नहीं, इसको नहीं ला सकते। जब ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, x1 और x2 बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, उस वक्त जीरो हो जाएगा। और फिर आपका जो स्लोप होगा वो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। और ये चीज़ हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्यू को पी के करीब लाना है, लेकिन इतना भी करीब नहीं लाना कि इसके दोनों, इसका x1 और x2 सेम हो जाए, या आप यूँ समझ ले कि पी पॉइंट क्यू पॉइंट के बराबर हो जाए। ये हमने नहीं करना, लेकिन जितना हम ला सकते हैं हम लाएंगे। दिस आइडिया इज कॉल्ड लिमिट। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। हमने बहुत करीब लाना है कि इनके जो एक्सिस है, जो x1 और x2 है, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए। तो डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, ये चीज़ हो सकता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.0000001। ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये चीज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्लोप है फिर वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और इस चीज़ को हम अलाउ अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो इस आइडिया को कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। और ये आगे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली अब इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर रिमार्क करूंगा, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पूछा जाता है कि किसी अ, कोई कर्व हमें दिया हुआ होता है, कि ये कोई कर्व है, उसका इक्वेशन हमें दिया होता है, और उस पर कोई पॉइंट भी बताया जाता है कि ये उसके ऊपर कोई पॉइंट है। तो लेट्स सपोज जिस तरह ये हमारे पास एक कर्व है पैराबोला, और ये पी पॉइंट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पी पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज हमें दी जाए कि ये 2 2 इसके कोऑर्डिनेट है, या 1 1 इसके कोऑर्डिनेट है, जो भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट हमें बताई जाएंगी कि ये पॉइंट है इस पे। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। अब टेंजेंट जो है वो एक लाइन है, और लाइन का इक्वेशन हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। उसमें हमें जो y1 की वैल्यू होगी वो इधर आएगी, वो x1 की होगी वो इधर आएगी। ये हमें गिवन होगा इधर से। अब हमें इसके लिए मालूम क्या करना होगा, m मालूम करना होगा, हमें स्लोप फाइंड करना होगा। ठीक है। और स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, यही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन हमें तो यहाँ पर पॉइंट एक दिया गया है, तो एक पॉइंट से हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया कि अगर आपको एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना हो तो आप शुरू कर ले सीकेंड से, लेकिन आप सीकेंड को टेंजेंट के करीब लाते जाएं, जितना आप ला सकते हैं आप ले आएं। तो आपका जो सीकेंट का फार्मूला है वो टेंजेंट के लिए भी लग जाता है इस लिमिट में, कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत करीब ले आते हैं, तो फिर जो सीकेंट से स्लोप मालूम करने का तरीका है वो टेंजेंट के लिए भी यही होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। हम इसी कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा चैलेंज क्या होगा, हमें स्लोप फाइंड करना होगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला। अब हमें कर्व गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, कि ये पॉइंट है और ये कर्व है, और क्या फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे होता है, सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है। अब इसमें मेरे पास y1 और x1 की वैल्यू है, x1 क्या है 1, y1 क्या है 1, ये पॉइंट है 1 1। लेकिन मुझे स्लोप निकालना है,
अब स्लोप में कैसे फाइंड करता हूँ, और मुझे कहा गया है कि टेंजेंट लाइन इसके ऊपर, तो मीन कि मुझे ये जो एल लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना होगा। अब इसके इक्वेशन का फार्मूला मेरे पास है, ये इसके इसके इक्वेशन का फार्मूला है, लेकिन उसके अंदर एम में कैसे फाइंड करूंगा। एम के लिए तो मुझे मुझे सेकंड लाइन का फार्मूला पता है, जो कि ये होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मुझे ये फार्मूला पता है। तो अब मेरे पास मसला है, मसला ये है कि मुझे एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है। अब एक पॉइंट तो मेरे पास वन वन पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होगा। अब हमारी स्ट्रेटजी हमने पिछले स्लाइड से सीख ली है, दो पॉइंट से जो सेकंड लाइन है उसका फार्मूला ये है। अगर हम टेंजेंट लाइन का फाइंड करते हैं तो हम दो पॉइंट से शुरू कर लेंगे और आखिर में करेंगे क्या, ये जो दूसरा पॉइंट है उसको इस पहले पॉइंट के करीब लाएंगे। लाइक पी पॉइंट हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन चाहिए, तो हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे क्यू, जो जिस तरह हम यहाँ पर ले रहे थे, कोई सा क्यू ले लेंगे और फिर इस क्यू को पी के बहुत करीब लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, जितना ला सकते हैं ले आएंगे। जब ये बहुत करीब आ जाएगा तो वो हमारे पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस अप्रोच। एक पॉइंट हमें पता है अपने पैराबोला पे, वो है वन वन, इसको तो हमने रखना ही रखना है। लेकिन दूसरा पॉइंट हम कोई जनरल पॉइंट रख लेते हैं, और पैराबोला पे जनरल पॉइंट क्या होगा, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अगर इस पे कोई जनरल पॉइंट x है तो दूसरा पॉइंट उसका y होगा। अब ये x है तो इसका y तो है एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो ये हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट, और ये जनरल पॉइंट क्या है, ये जनरल पॉइंट है x और एक्स स्क्वेयर। अब हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करते हैं, ये जो दो पॉइंट है, तो इसका x x1 क्या है, वन, और इसका ये x2 है x। तो इस फार्मूले में जब मैं इस पर ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास x1 इज इक्वल टू वन एंड y1 इज इक्वल टू अगेन वन, और x2 क्या है, x2 इज इक्वल टू एक्स, जो कि यहाँ पर है, और y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अब मुझे मेरे पास ये जो पैराबोला है इस पे दो पॉइंट मैंने लिए हैं, एक ये वाला पॉइंट जो कि क्यों है, इसके कोऑर्डिनेट है x और एक्स स्क्वेयर, ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट है वन वन। अब मैं इन दोनों के दरमियान स्लोप फाइंड करता हूँ, तो दो पॉइंट के दरमियान पी और क्यू के दरमियान जो स्लोप का फार्मूला है वो लगा लूंगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला लग जाएगा। और इस फार्मूले के मुताबिक x2 की क्या वैल्यू है, सॉरी y2 की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ आ गई। y1 की क्या वैल्यू है वन, इधर आ गई। x2 की क्या वैल्यू है x, जनरली x है, और y1 की क्या वैल्यू है वन। तो ये इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप है, और ये जनरल स्लोप का फार्मूला है। अब अगर मैं जनरल फार्मूला तो मैंने लिख लिया है, अब इस फार्मूले में मैं ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करता हूँ इस टेबल के मुताबिक, दोनों साइड से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ये जो जनरल पॉइंट है, ये वाला ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट, ये अगर ये पॉइंट में टू, अगर x की वैल्यू में टू ले लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो अब इस केस पे मैंने अगर x को मैंने टू कर लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा टू फोर। तो टू फोर से तो हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया पिछले स्लाइड पे, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, थ्री। और ये कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैं x को टू ले लूँ, अगर मैं x को टू ले लूँ तो ये मेरे पास अब जनरल फार्मूला बना है स्लोप का, ये टू यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि इसने यहाँ पर ये लिया हुआ है x 1.5 लिया है, और ये टू, y जो है वो 2.25, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर जो है वो 2.25 आएगा। तो अब इस फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसमें x की वैल्यू टू रख ले हैं, टू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, बल्कि टू माइनस वन, क्योंकि ये x है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई, तो ये थ्री। और ये थ्री हमने पिछले पिछले स्लाइड पे देख भी लिया कि अगर हम ये टू फोर पॉइंट और वन वन पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास स्लोप जो है वो थ्री आता है। अब हम x को थोड़ा सा इसके करीब लाते हैं, ऐसे करके ये टू से हमने स्टार्ट किया है और इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं। तो जब जितना हम ये क्यू पॉइंट इधर लाते हैं तो x की वैल्यू वन के करीब आती जाएगी। देखें, हमने टू से लिया है तो 1.5 पे आ गए हैं, तो 1.5 अगर हम इधर पुट करते हैं तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू आती है 2.5। फिर हम 1.5 से और 1.1 की तरफ आते हैं, इधर आ गए हम, तो उस वक्त पे स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 2.01। अगर 1.1 पे है तो स्लोप है 2.1। अगर वन, अगर हम x ले आते हैं, देखें रिमेंबर यहाँ पर हमारा x1 फिक्स है वन है, और x2 हमने वेरिएबल लिया हुआ है x। अब हम इस x को वन के करीब लेके जा रहे हैं, ये जो x है ना, ये जो जनरल पॉइंट है इधर, इसको हम वन के करीब लेके आ रहे हैं। तो देखें, टू से स्टार्ट लिया है, 1.5 कर दिया, फिर 1.1 कर दिया,
जब 1.5 था तो स्लोप 2.5 था, जब 1.1 है तो स्लोप 2.1। ये और ये सब कुछ इस फार्मूले से निकल के आ रहा है। ये जो साइड है, ये कॉलम, ये उस फार्मूले से निकल के आ रहा है। जब हम इस x को 1.1 करते हैं तो स्लोप 2.1 हो जाता है, और जब हम इसको 1.001 करते हैं तो ये 2.01 हो जाता है। तो अब आप देख लें, अगर हमारा x2 पॉइंट, ये जो जनरल पॉइंट है, 1.001 हो, और एक पॉइंट तो हमारा फिक्स है x1, x2 पॉइंट हमने 1.00, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो गई है? डेल्टा x की वैल्यू है x2 माइनस x1, और ये है 0.001। स्टिल दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एक्स हम जीरो पे नहीं लेके गए हैं, लेकिन आप एक पैटर्न नोट कर सकते हैं, जितना हम इस x को, जितना हम इस पॉइंट को इधर करीब लाते जा रहे हैं, जितना हम करीब लाते जा रहे हैं, हमारा जो स्लोप है वो 2 की तरफ जा रहा है। द स्लोप इज 2.01। अब अगर आप इसको और करीब कर ले ना, आप ये ट्राई कर ले, 1.00001 कर ले x को, तो ये जो स्लोप है ये हो जाएगा 2.00001, इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली हम रिमेंबर, हम ये जो x जनरल पॉइंट है, इसको हम p पॉइंट की तरफ ला रहे हैं, तो p पॉइंट की तरफ ये कब आएगा? जब इसकी वैल्यू 1 पे जाएगी। तो इस आइडिया को हम कहते हैं द आइडिया ऑफ लिमिट, कि हमने बराबर नहीं करना, लेकिन जितना हम करीब लेके जा सकते हैं हम इसको लेके जाएं। अब दूसरी साइड से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इस तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हमने x की वैल्यू 0 से शुरू कर ली है, और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त फिर स्लोप क्या होता है। तो जब आप x की वैल्यू 0 करते हैं तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0। अब आपका क्यू पॉइंट यहाँ पर है, अब आप इधर से ऊपर लेके जा रहे हैं अपने अपने पॉइंट को। जब आप इधर से लेके जा रहे हैं तो आप इस तरफ आएंगे, तो फिर ये 0.5 हो जाएगा, फिर 0.9 हो जाएगा, इस तरह से ये x की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, और किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? 1 की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से, जिस तरह हम इस फिगर में जिक्र कर रहे थे ना, कि आप इस तरफ से भी क्यू को पी की तरफ ला सकते हैं, और आप क्यू को पी की तरफ इस तरफ से भी ला सकते हैं। तो ये जो दूसरा टेबल है उसके अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम फ्रॉम द लेफ्ट जा रहे हैं टूवर्ड्स 1, पॉइंट तो हमारा 1 ही है ना, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम 1 की तरफ इस तरफ से जा रहे हैं। तो देख ले, दोनों तरफ से जब हम 1 की तरफ पहुंचते हैं तो हमारा जो स्लोप है वो 2 की तरफ जा रहा है, क्योंकि दिस इज 1.999, ये रफली 2 ही है। तो अब हम इस आइडिया को अब यहाँ पर फॉर्मलाइज करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन पॉइंट Q गोज टू पॉइंट P, जब Q पॉइंट, ये वाला जो Q पॉइंट है, जब ये P की तरफ अप्रोच करता है, तो उस वक्त क्या होता है, x किसकी तरफ जाता है? x 1 की तरफ जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं द आइडिया ऑफ लिमिट। तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1। ये हमने इस इधर से निकाला हुआ है 2 पॉइंट फार्म से। अब इस फार्मूले के मुताबिक स्लोप क्या आ रहा है? इस फार्मूले के मुताबिक स्लोप 2 आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है? आप इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको ना खुल के कर लूँ, ये जो, इसको रिमेंबर, इसको थोड़ा सा, इसको खैर मैं काट नहीं सकता, लेकिन फॉर द मोमेंट भूल जाए कि ये यहाँ पर है। मैं इसको ज़रा एक्सपेंड करके करता हूँ। ये जो ऊपर x² - 1 है, इस पे ये फार्मूला लगा ले, ये हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x-1 डिवाइडेड बाई x-1। और यहाँ पर क्या है? लिमिट x गोज टू 1, ये अपनी जगह है। अब यहाँ पर रिमेंबर, ये जो फंक्शन है ना, जो इस हालत में है, इस हालत में आप इसके अंदर x=1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसके इस हालत में इसके अंदर x=1 पुट करते हैं तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ये ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये चीज़ अलाउड नहीं है फंक्शन में। ठीक है, तो इस हालत में हम इसके अंदर x=1 पुट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, फिर हम इसके अंदर x=1 रख सकते हैं। इस हालत में हम इसके अंदर x की वैल्यू कितना करीब लेके जा सकते हैं 1 के, वो इस तरह हो सकता है। आप इस हालत में इसके अंदर आप ये रख सकते हैं कि यू कैन, सॉरी, मैं इसको फिर से ज़रा, हाँ, इस हालत में आप इसमें x की वैल्यू ये रख सकते हैं 0.99999, या आप x की वैल्यू रख सकते हैं 1.0000001। लेकिन आप एग्जैक्टली 1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये इसका मतलब है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्टली 1 आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये जब आप 1 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, जिस तरह हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें से ये डिनोमिनेटर से ये टर्म अगर उड़ गया, तो फिर हम इसके अंदर 1 पुट कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, जिसका जब x² - 1 को मैंने दो टर्म में कर लिया, अब ये और ये कट जाएंगे, तो मेरे पास लिमिट x गोज टू, हाँ सॉरी, ये x+1, और लिमिट x गोज टू 1। अब इसके अंदर मैं 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई वो
जो डिनोमिनेटर था, जो मसला कर रहा था, जो रेशनल फंक्शन था, यहाँ पर रेशो था, ये मसला कर रहा था, अब ये टर्म खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर वन पुट कर सकता हूँ, एग्जैक्टली वन पुट कर सकता हूँ। जब आप वन पुट करेंगे तो 1 + 1 = 2। और ये वही आपका ये वाला 2 है जो हमने इधर रखा था, जो आंसर था इसका। तो इस प्रॉब्लम में जो आंसर है, जो स्लोप है, उसकी वैल्यू क्या है? 2। ये इसका फाइनल आंसर है। और आप ये यहाँ से देख रहे हैं, जब आप कोई ऊपर का पॉइंट ले लेते हैं और उसको करीब लाते हैं पॉइंट 1 पे, तो पॉइंट 1 पे स्लोप की वैल्यू है 2। अब आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा? 2। x1 क्या है? 1। y1 क्या है? 1। तो ये आपका जो टेंजेंट है, ये उसका फार्मूला आ गया जो आपसे रिक्वायर्ड था कि इस टेंजेंट का फार्मूला निकालें, और वो आपने भी फाइंड कर लिया। तो ये जो आइडिया था, ये हमारा फॉर्मल एक लिमिट का भी कंसेप्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा लिया, और हमने स्टार्ट लिया था एक स्लोप के फार्मूले का एक सीकेंट लाइन से, और हमने उसको कर लिया उस सीकेंट लाइन को हम टेंजेंट लाइन की तरफ ले गए, और इससे हमने लिमिट का आइडिया इंट्रोड्यूस करा लिया। अब यही आइडिया जो स्लोप का है, ये हम डेरिवेटिव के फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन में भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड सी के ये आइडिया अब फिजिक्स में कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है। आई होप कि आप लोगों ने अपने बेसिक फिजिक्स के अंदर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पढ़ा होगा। तो ये आइडिया उधर भी अप्लाई होता है, जो सीकेंट और टेंजेंट का आइडिया है ना, ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर भी अप्लाई होता है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। तो हमारे पास एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो आइडिया है, ये भी सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन की तरह ही ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली डील होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिनारियो है जिसमें एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ये आपका टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जहाँ से आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर t = 0 है। इधर आपने इसको देखना शुरू कर दिया, और इस वक्त गाड़ी कहाँ पर खड़ी है? ये 30 मीटर से स्टार्ट ले रही है, और फिर ए से बी पे जाती है तो 50 मीटर या 54 मीटर, मैं इसके दरमियान से फासले नापता हूँ गाड़ी के बिल्कुल मिडिल से। तो ये कोई 50+ मीटर पे गाड़ी चली गई है, तो बी पे पहुंची है। ये ऊपर वाला सीन है, और एक्स जो है इसका मीटर्स में है। फिर यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन है ना, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ए से बी तक जो है ना, गाड़ी राइट वर्ड जाती है। मीन यहाँ पर गाड़ी इस तरफ जा रही है। और फिर सी से एफ तक जो है वो गाड़ी जो है लेफ्ट वर्ड जा रही है। मीन ये गाड़ी रिवर्स में आ रही है, ऐसे करके पीछे जा रही है रिवर्स गियर में। तो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर मीटर पे पहुंची हुई है, और 54 से फिर रिवर्स गियर लगा के आ जाती है 40 मीटर्स पे। 40 से फिर 0 पे आ जाती है, और 0 से फिर आगे दूसरी तरफ जाती है इस तरफ, और -54 रेंज तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो अब ये जो वेरिएशन है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, वो टाइम के साथ साथ किस तरह से वेरी हो रहा है, इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। और इसमें दो क्वांटिटीज कौन सी है? इसमें टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आप इसका स्लोप, इसका ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप इसका डिस्टेंस मीटर में रख सकते हैं, और वाई एक्सिस पे आप इसका टाइम सेकंड्स के अंदर रख सकते हैं, जो आप सेकंड में लेते हैं, जिस तरह भी लेते हैं। तो इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ये प्लॉट अगर t = 0 ये वाला पॉइंट है, तो ये प्लॉट शुरू होगा इधर से, ए पॉइंट से कोई 30 मीटर्स के करीब से शुरू हो रहा है। तो अगर ये लेट सपोज 10 है, ये 20 है, ये 30 है, नीचे -10 है, -20 है, माइनस, तो ये कोई 30 के करीब से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, 50 तक पहुंचेगा, और फिर कहीं ड्रॉप होके नीचे जाएगा। तो ये मैं आपको शो करता हूँ इसका प्लॉट, ये इसका प्लॉट है। ए पॉइंट जो है कोई 30 के करीब ये स्टार्ट लेता है, फिर बढ़ता है, बी पॉइंट पे जाता है, और बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद बी पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से 30 से स्टार्ट होकर कोई लेट्स सपोज दिस इज समथिंग राउंड अबाउट कोई 50+ समथिंग है, जो भी है। और फिर इसके बाद जब गाड़ी रिवर्स गियर में जाती है, तो वो जो 50 मीटर मार्क है उससे फिर पीछे की तरफ जाती है। देखें ये 50 मीटर मार्क है ना, तो गाड़ी पीछे की तरफ फिर 40 पे आती है, फिर 30 पे, फिर 0 पे, फिर इधर पहुंचती है। तो ये वापसी पे रिवर्स गियर में नीचे आती है, और ये उसका प्रोसेस जो है वो उस ग्राफ के अंदर शो हुआ है, ऐसे करके इफ तक। तो ये टाइम जो है सेकंड्स में है, और ये जो ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज इन मीटर, ये एक्स है। रिमेंबर एक्स इज नॉट द एक्स जो कि मैथ्स का एक्स है, एक्स वाई। यहाँ पर एक्स जो है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है।
तो ये गाड़ी जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इस वजह से आप इसका x की बजाय इसको s से रिप्रेजेंट करा ले, कि आप कंफ्यूज ना हो कि वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है s है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, आपको दो पॉइंट चाहिए एवरेज के लिए, आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी चाहिए, और ये किसके बराबर होंगे, ये इस ग्राफ के मुताबिक जो एवरेज वेलोसिटी होगी, वी एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर s जो कि x से रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर जहां जहां पर भी x आ रहा है, रिमेंबर दिस इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें कि वो आपका x एक्सिस वाला x है। यहाँ पर x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे x है, एंड दिस x इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, नॉट दिस x एक्सिस और y एक्सिस वाला x नहीं है। ये x जो यहाँ पर यूज हुआ है, दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो ये चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप इस x को नहीं पसंद करते तो मैं इसको इस लेबल कर लूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, दिस इज डेल्टा एस, ये ऊपर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डेल्टा एस, और ये है डेल्टा टी। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप इस ग्राफ से इसको देख सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पता है कि क्या है। तो इस ग्राफ को रीड करके इधर से डेल्टा एस निकालें और इधर से डेल्टा टी निकालें। डेल्टा टी इज 20, आप नीचे से देख सकते हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू है 20 और डेल्टा एस की वैल्यू है, इस पॉइंट पे कोई 30 है ये, और इस पॉइंट पे लेट सपोज कोई 55 है। तो 55 माइनस 30, दिस विल बी राउंड अबाउट 25। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी 25 डिवाइडेड बाई 10, और डेल्टा टी सॉरी 20 नहीं है, डेल्टा टी इज 10, तो दिस इज डिवाइड बाई 10। तो इससे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो होगी 2.5 मीटर पर सेकंड। और ये किस तरफ है, ये पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन जब आप बी से सी में फाइंड करते हैं या सी से डी में फाइंड करते हैं, तो सी से डी के लिए जब आप फाइंड करते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, ये आपका होगा डेल्टा टी और इतना आपका होगा डेल्टा वाई या डेल्टा एस। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी बताएगा, और ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये इस पॉइंट, ये इस इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो स्लोप है उसके बराबर होगी। ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो स्लोप है ये इसके बराबर होती है, ये जो ब्लू लाइन है। सिमिलरली आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करके इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आप एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आप इंटरेस्टेड है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगी, एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट्स के दरमियान होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो एक पॉइंट पे होगी। हर एक पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी है, इधर क्या वेलोसिटी है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। इसके लिए आपको वही सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का आइडिया करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का तो आपको फार्मूला पता है, जिस तरह आपको सीकेंट के लाइन का फार्मूला पता था, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब अगर आपको एक पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इस लेट सपोज ए पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए या आपको बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस, अगर बी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इस ए पॉइंट को बी पॉइंट के करीब लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, जितना करीब आप लेके जा सकते हैं। तो आपको अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो आप शुरू करेंगे वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और फिर आप इस पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट आप इस पे ये लगाएंगे कि आपने ए पॉइंट को बी के बिल्कुल करीब लेके जाना है। लिमिट क्या होगा, ए गोज टू बी। जिस तरह हमारे पास लिमिट था यहां पर, हम लिमिट में क्या कर रहे थे, क्यू गोज टू पी। तो जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, आप अपना जो मूवेबल पॉइंट है वो आप उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट से शुरू करते हैं। अगर हम इन दो पॉइंट के दरम्यान हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम ए को बी के करीब लाएंगे। अगर हमें एक ए पॉइंट पे चाहिए, तो हम बी को ए के करीब लाएंगे। तो ये आइडिया सीकेंट लाइन का टेंजेंट की तरफ लेके जाने वाला जो आइडिया है, वो हमें क्या करता है, सीकेंट लाइन हमें एवरेज वेलोसिटी देता है और टेंजेंट लाइन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इंस्टेंटेनियस मीन वेलोसिटी एट वन पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पे होता है। तो ये आइडिया आई होप कि आप अगर पिछले स्लाइड को इसके साथ टेली करेंगे तो आपको ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि ये जो सीकेंट और टेंजेंट का आइडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ चेंज के लिए। यहाँ पर अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को अभी फिर से समराइज कर लूँ, तो दो पॉइंट के दरमियान जो चेंज है, इसको आप, अब आप इस स्लोप को ना चेंज से रिप्रेजेंट कर ले, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ये रेशो हमें रेट ऑफ चेंज देता है। इस चीज को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ये फार्मूला हमें टू पॉइंट के लिए हमें पता है, लेकिन दो पॉइंट तो हमें एवरेज या सीकेंट लाइन का स्लोप देते हैं।
अगर आप इंस्टेंटेनियस चेंज में इंटरेस्टेड है, एक एक पॉइंट के अंदर चेंज में इंटरेस्टेड है, तो आपको आइडिया क्या यूज करना पड़ेगा? आइडिया ये यूज करना पड़ेगा कि आप शुरू दो पॉइंट से करेंगे, लेकिन फिर आप एक पॉइंट को अपने दूसरे जो आपका इंटरेस्ट का पॉइंट है, अगर वो ए है या बी है, तो उसके करीब लाते जाएंगे, इतना करीब लाएंगे कि वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट ऊपर आ जाए। नॉट एग्जैक्टली, ये वर्ड मैं केयरफुली यूज करता हूँ, क्योंकि ये आइडिया लिमिट का आइडिया है। लिमिट ए गोज टू बी या लिमिट क्यू गोज टू पी, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि क्यू इज इक्वल टू पी या ए इज इक्वल टू बी। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ जाएंगे, तो फिर ये आप इसको लिमिट नहीं कहेंगे, फिर ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और अप्रोक्सीमेटली में बहुत करीब जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो अब इस इस प्रॉब्लम में यही है जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। अगर आपको पॉइंट ए पे वेलोसिटी चाहिए, ए और बी के दरमियान हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अगर आपको पॉइंट ए पे वेलोसिटी चाहिए, तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? आप शुरू करेंगे वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए बी, और ए बी के लिए क्या फार्मूला होगा? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसके अंदर होगा एच टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, ये फार्मूला लगेगा। और फिर आप क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी आपकी ये होगी कि बी पॉइंट को ए के करीब लाते जाएं। दिस इज, रिमेंबर, दिस इज सीकेंट लाइन, और ये ग्रीन जो है दिस इज टेंजेंट लाइन। आपने बी को अब ए के करीब लाना है। इस करीब लाने से क्या होगा? ये जो ब्लू सीकेंट लाइन है, ये वाला, ये ग्रीन लाइन की तरफ आता जाएगा, और सीकेंट लाइन अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द टेंजेंट लाइन। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। बी इज स्लोली कमिंग टुवर्ड्स ए, और ये सीकेंट है, ये सीकेंट, ये है, ये सीकेंट, ये सीकेंट। अब ये देखिए, ये सीकेंट टेंजेंट के और करीब आता जा रहा है। अब यहाँ पर देख लें, इधर ये सीकेंट, ये दिस इज टेंजेंट, और ये सीकेंट, ये बहुत दूर है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है। लेकिन जब आप बी को करीब लाते हैं, जितना आपसे लाया जा सकता है, तो फिर आप कहते हैं कि आपने बी को ए के इतना करीब कर दिया कि आपका जो उसके ऊपर जो लिमिट था, वो आपने अप्लाई कर लिया। अब उस लिमिट के हालत में ये चीज़ होगी। मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव के नोटेशन की तरफ जाता हूँ, या उसके जो आइडिया है उसकी तरफ मैथमेटिकली जाता हूँ। मेरे पास जो रेट ऑफ चेंज था वो ऐसे था। रेट ऑफ चेंज दो पॉइंट के लिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। रिमेंबर कि ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आप कहें कि ये दो पॉइंट आप बहुत करीब लाते जाते हैं एक दूसरे के, सच दैट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो फिर आपका ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये चीज इस हालत में चला जाता है, ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। और इस चीज को मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव कहा जाता है, और ये आपको फॉर्मली देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं फिर से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में चला गया हूँ। जब आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि आपके पास दो पॉइंट्स है, रिमेंबर, इस फॉर्मूले में आपके पास दो पॉइंट्स है, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस वाई वन। लेकिन जब आप इन दोनों के, जो एक्स टू है और जो एक्स वन है, अगर आप इन दोनों को, एक्स वन को, एक्स टू को एक्स वन के करीब कर ले, सच दैट दे अप्रोक्सीमेटली बिकम वन पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के बहुत करीब चले जाएं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन विल बी रफली इक्वल टू जीरो। रफली गोज टू जीरो, ये गोज टू जीरो का सिंबल है। तो अगर आपका एक्स के अंदर जो चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही स्मॉल है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस चीज को कहा जाता है डेरिवेटिव। और इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन भी करेंगे इस चीज को। तो अब इसके बाद जो हमारे पास है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। लेकिन वो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसी सीकेंट लाइन के स्लोप के ऊपर ही रिलाई करता है। आइडिया हमारा सीकेंट लाइन का स्लोप ही होगा, और सीकेंट लाइन के स्लोप में हम क्या क्या करेंगे? सीकेंट लाइन में हम, हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, हम एक पॉइंट को अपने दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत करीब लेते आएंगे। तो हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो में डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और इस चीज को कहते हैं डेरिवेटिव। इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम अगले स्लाइड में सीखते हैं, और इसका ऑफिशियल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो भी हम देखते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसका रेट ऑफ चेंज या उसका जो डेरिवेटिव है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ डैश ऑफ एक्स से, एफ प्राइम ऑफ एक्स से, और इसको ऐसे लिखा जाता है डी एफ डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। या अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होता है
dy बाय dx एन एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये इसके लिखने के तरीके हैं। अब डिफाइन कैसे होता है? डिफाइन एग्जैक्टली सीकेंट लाइन के स्लोप से होता है, क्योंकि डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज हमने जो सीकेंट लाइन से सीखा हुआ है वही आइडिया हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कंसिडर कर ले, अभी तक तो हम ये फंक्शन कंसिडर करते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट नाउ कंसिडर एनी जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे पास एक फंक्शन है और ये ब्लू कर्व में दिखाया गया है। सो दिस इज माई फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई जनरल फंक्शन है। ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो सकता है। ये किसी भी फैमिली का कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो एट द मोमेंट वी आर कीपिंग इट कंप्लीटली जनरल। सो ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब मैं इस पे दो पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट है जनरल पॉइंट, ये है एक्स। पी पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ, ये पी पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ इस पॉइंट को, ये है एक्स। और ये होगा एफ ऑफ एक्स। ये एक जीरो नहीं है, क्योंकि फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और एफ ऑफ एक्स। जो भी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वो हमें पता नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमें फंक्शन का फॉर्म नहीं पता। अगर ये फंक्शन लेट सपोज हो जाए मेरे पास, पैराबोला फंक्शन हो जाए, पैराबोला हो जाए, लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, तो फिर अगर ये x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक स्पेसिफिक केस हो गया, लेकिन एट द मोमेंट वी आर कीपिंग इट कंप्लीटली जनरल। तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है। q पॉइंट कहाँ पर है? q पॉइंट हम थोड़ा सा x के डायरेक्शन में जाते हैं h डिस्टेंस। तो ये हम यहाँ पर, अगर ये मेरा x पॉइंट है और मैं x से थोड़ा सा आगे चला जाऊं h डिस्प्लेसमेंट, h डिस्टेंस चला जाऊं, तो ये जो दूसरा x आ जाएगा ये हो जाएगा x प्लस h। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू है x प्लस h। अब यहाँ पर y की क्या वैल्यू हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस h। तो यहाँ पर ये जो q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसकी x की वैल्यू है x प्लस h, और इसके y की वैल्यू है f ऑफ x प्लस h। अगर मैं इस पैराबोला वाले इक्वेशन में बात करूं, तो अगर ये x प्लस h है तो ये हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर, अगर मेरा फंक्शन ये हो। लेकिन मेरा फंक्शन ये नहीं है, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो मैं एट द मोमेंट चीज़ों को बहुत ही जनरल रखूंगा। तो अब मेरे पास ये ब्लू कर्व जो कि एक जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसमें मैंने दो पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज सपोज x1, ये x के बराबर है, और ये है x2, और ये किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मेरे पास है, इसका x क्या है? x2, और इसका y क्या है? y2। तो ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर वो जो स्लोप का फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा था, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैं अब इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। अब यहाँ पर y2 क्या है? ये मेरा y2 है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस अपनी जगह ये वाला। y1 क्या है? y1 ये, सॉरी दिस इज नॉट ये y1, सॉरी ये, दिस इज x1, दिस इज y1। तो y1 की क्या वैल्यू है? y1 की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? x2 माइनस एक्स वन। तो x2 क्या है? x2 मेरा है x प्लस एच, एक्स प्लस एच, फिर बीच में ये वाला माइनस। x1 क्या है? x1 इज जनरल x। फिर ये यहाँ पर अगर आप इसको देख ले तो x प्लस एच और माइनस, तो ये कट जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बच जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब मैं इस पे स्टार्ट, ये फार्मूला मैंने कौन सा यूज किया? मैंने पी क्यू या सीकेंड का फार्मूला यूज किया। मैंने सीकेंड लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, ये सीकेंड लाइन है, ये ब्लैक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्यू पॉइंट को पी पॉइंट के करीब लाता हूँ। इसको करीब लाने के लिए क्या करूंगा? मैं एक्स को पीछे लेके जाऊंगा। इन दोनों में कितना फासला है? ये क्यू पॉइंट और पी पॉइंट में
अगर इनके x में देख ले तो इनके x आपस में h फासले पे है, और इनके y जो है इनमें इतना फासला है ये वाला। दिस इज एक्चुअली अवर डेल्टा y, जो कि इस हालत में इसके बराबर है, एफ एक्स प्लस एच माइनस, और ये हमारा डेल्टा एक्स है जो इस हालत में, जो इस फिगर में एच के बराबर है। तो अब मैं अगर क्यू पॉइंट को पी के करीब लाता हूं तो मैं एक्स को छोटा करता जाऊंगा। मैं एक्स प्लस एच को यहाँ पर क्यू पॉइंट पे एक्स प्लस एच है, मैं एक्स प्लस एच से वापस आता जाऊंगा, एच को कम करते 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 दोबारा इधर आऊंगा। अगर मैं एच को इतना कम कर लूं कि एच जीरो की तरफ चला जाए, तो फिर मेरा जो क्यू पॉइंट है जो कि ऊपर से आ रहा है, पी के करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता रहा है, वो एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। और मैं फिर इसको कहता हूँ, यहाँ पर ये चीज मैं इधर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट एच गोज टू जीरो। इस लिमिटिंग केस में जब मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो इस लिमिटिंग केस में मेरे पास अ, मेरा जो जो सीकेंट लाइन का स्लोप है वो एक टेंजेंट लाइन का स्लोप बन जाता है। अगर मैं इस पे ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि लिमिट एच गोज टू जीरो, तो जो मेरा सीकेंट लाइन का स्लोप है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप बन जाता है। और इस चीज को फिर मैं कहता हूँ कि ये मेरा डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव के लिए जो मेरा एक फार्मूला है या जो एक फॉर्म है वो एक ये है। ये आपको मैथमेटिक्स की ज्यादातर किताबों में मिलेगा। आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर, अगर आपने, अगर ये आपका एक्स है, अगर ये आपका एक्स है ये वाला, और ये आपको x प्लस एच की बजाय आप इसको x प्लस डेल्टा एक्स कह लें, आप इसका नाम h नहीं रखना चाहते, आप x से कितना दूर गए हैं, आप इससे डेल्टा x डिस्टेंस दूर गए हैं, तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ये x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर h की बजाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो जो यहाँ पर ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है, ये एफ डैश ऑफ एक्स को ये भी कहा जाता है डी एफ बाई डी एक्स, और इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एक फार्मूला ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एंड एच गोज टू जीरो। या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप एच की बजाय डेल्टा एक्स नाम रख लें तो ये फार्मूला यूज हो सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लेकिन लिमिट क्या होगा, डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। सिमिलरली दूसरा ये हो सकता है, ये वही है जो ऊपर है, ये वाला लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, रिमेंबर आपको पता चल गया कि ये कहाँ से आया है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन से आया है। ठीक। और या डेरिवेटिव का जो दूसरा फार्मूला, जो जो ये वाला भी जो डेफिनेशन है, ये भी डेरिवेटिव के लिए ही यूज होता है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस चीज को आप डी एफ बाई डी एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव का ऑफिशियल या मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा। अब इस आइडिया को थोड़े से एक स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हम स्पेसिफिकली एक कोई सा फंक्शन लेके उस पे ये आइडिया अप्लाई करें, उस पे ये फार्मूला अप्लाई करें। तो इसको करने के लिए लेट्स मूव है, ये इस एग्जांपल पे जाने से पहले यहाँ पर है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले। इस पे जाने से पहले ना मैं यहाँ पर एक इससे आसान एग्जांपल करता हूँ। और वो आसान एग्जांपल क्या होगा, वो ये होगा कि अगर मैं अपना एफ ऑफ एक्स ये ले लूँ, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वेयर हो जाए, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। और इस पे यहाँ पर लिखा जाएगा कि लिमिट एच गोज टू जीरो। अब इस फार्मूले को मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। लेकिन इधर मैं क्या पुट करूंगा, मैं इधर एफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच पुट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच स्क्वायर। और इसको मैं फर्दर खोल भी सकता हूँ, ये खुल के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
प्लस 2h(x), ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और माइनस f(x), इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा -x², और नीचे h अपनी जगह आ जाएगा। और साथ में मैं यहाँ पर लिमिट लिखना भूल गया हूँ, h गोज टू 0। तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देख ले, दिस इज x², दिस इज x², ये कट जाएंगे। और यहाँ पर ऊपर क्या है, ये h² है, ये 2hx है, तो इससे एक h कॉमन निकले, तो ये है h प्लस 2x डिवाइडेड बाई h। और यहाँ पर मैं फिर से भूल गया हूँ कि मुझे लिमिट भी लिखना है, लिमिट h गोज टू 0, ये मेरा f प्राइम ऑफ x है। अब यहाँ पर देख ले, दिस h एंड दिस h गोज अवे, और मेरे पास बचता क्या है, लिमिट h गोज टू 0, 2x प्लस h। अब यहाँ पर मुझे x एग्जैक्टली इक्वल टू h पुट करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इधर, यहाँ पर अगर मैं h को 0 पुट करता तो ये डिवीजन बाई 0 होती, लेकिन यहाँ पर ये h और h चूंकि कट गए हैं, सिंप्लीफाई हुआ है, तो अब मुझे मैं h को बहुत करीब लेके जा सकता हूँ 0 के। इनफैक्ट मैं यहाँ पर h को एग्जैक्टली 0 भी कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। तो अब आप इस पे वैल्यूज पुट कर ले, दिस इज योर एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसमें h 0 पुट कर ले तो इसका जवाब हो जाएगा 2x। सो दिस इज नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इस तरह से ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर कर लिया, ये प्रोसेस अगर आप किसी अ, दूसरे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट कन्वे करना चाहता हूँ, मैं अपने पॉइंट को थोड़ा सा फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। इसका जवाब नोट करें, इसके जवाब को मैं नहीं मिटाऊंगा, जवाब इधर ही रहेगा इसका। अगर मेरे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर का मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है 2x। अब अगर मैं फंक्शन एक्स स्क्वायर की बजाय x3 ले लूँ और यही फार्मूला अप्लाई कर लूँ, जो मेरा डेरिवेटिव का डेफिनेशन है वो अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो स्क्वायर की बजाय अब ये क्यूब हो जाएगा, और फिर ये चीज़ जो है ये एफ ऑफ एक्स प्लस 3 हो जाएगी। अब मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्यूब वाले फार्मूले से ओपन करूंगा, और फिर मैं जब वैल्यूज पुट करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो ये होगा, जो क्यूब के लिए ये आंसर होगा। आप करके ट्राई करके इसको देख सकते हैं। और अगर आप फोर्थ पावर के लिए करते हैं, अगर आप फंक्शन लेते हैं, तो इसके लिए जो एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा, इसको भी आप करके देख सकते हैं, वो आ जाएगा 4x3। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन हो, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर था तो उसका डेरिवेटिव क्या था, 2x था। और 2x कैसे आ रहा था, ये जो ऊपर पावर था ये नीचे आ गया, और जहां पर जो पावर था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 या 2x। सिमिलरली जो x3 है, इसका जवाब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसमें से पावर क्या है 3, तो 3 नीचे आ जाएगा और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये पावर 4 हो जाएगा, तो पावर नीचे चला जाएगा और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन हो x5, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होगा, पावर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो और अगर आपके पास इन जनरल आपके पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो होगा n x n-1। ये पावर रूल है, ये बहुत फेमस है, डेरिवेटिव के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब मैं ये जो प्रॉब्लम है, ये तो मैंने यहाँ पर डिटेल से किया हुआ है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। यहाँ पर ये वाला डेफिनेशन मैंने यूज़ किया है। जो मैंने अब यहाँ पर साइड पे जो एग्जांपल किए उसमें मैंने एच वाला जो डेफिनेशन था ये वाला यूज़ किया था, और ये दूसरे प्रॉब्लम को मैं इस डेफिनेशन से कर रहा हूँ। किसी भी डेफिनेशन से आप इसको कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जवाब आएगा। लेकिन अब इस पे ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, इस पे मैं कोई डेफिनेशन नहीं लगा रहा हूँ, अब इस पे मैं ये जनरल फार्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला इस प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर क्या है x3, यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आता। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो वो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 4 है। ये ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं, और ये 2 है और ये 4 है। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 2। आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन y की वैल्यू फिक्स है 4 पे। देखिए x इधर बढ़ रहा है लेकिन y फिक्स है 4 पे थ्रू आउट। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आपको डेरिवेटिव के लिए आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है लाइक वाई इज इक्वल टू 4, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये सी जो है, सी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो इस पर डेरिवेटिव का इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अब अगर जो हमने पावर फार्मूला भी यहाँ पर देख लिया है, उस पावर फार्मूले के मुताबिक अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो एक्स में एक्स का पावर क्या होता है? अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली सिंपली एक्स है, तो ये है इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? इसका पावर यहाँ पर है वन, तो वन इधर आ जाएगा, और एक्स पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन इज जीरो, एंड एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो सिंपली हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा वन। तो जहां जहां पर अकेला एक्स होगा उसका डेरिवेटिव वन होगा। तो अब अगर मैं इस वाले बी ए बी एक्स क्यूब, इस पे अगर मैं पावर रूल लगाता हूँ, तो इसका जो ए है वो अपनी जगह रहेगा क्योंकि इस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है। लेकिन इसका जो एक्स थ्री है उसकी जगह आ जाएगा टू एक्स। एक्स थ्री का हमने कर लिया, सॉरी, एक्स थ्री का आ जाएगा नॉट टू एक्स, बल्कि इसका आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी अपनी जगह, और एक्स का डेरिवेटिव होगा वन और सी का डेरिवेटिव होगा जीरो। तो इसका जो फाइनल जवाब होगा वो होगा थ्री थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए। तो देखें, थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू वन, सिंपली बी। अगर आपको ये फार्मूला लगाना इसके ऊपर पसंद नहीं है तो आप इसका ये वाला सोल्यूशन देख ले जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। इस पे मैं लगा रहा हूँ इस वाले प्रॉब्लम पे डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, वाई ऑफ एक्स क्या है या एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास इस वक्त है ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पे मैं डेफिनेशन कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ? ये वाला लगा रहा हूँ, ये वाला डेफिनेशन लगा रहा हूँ। ये अब आप दोनों लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करूंगा। देखें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। मैं ये वाला डेफिनेशन लगा रहा हूँ इस प्रॉब्लम पे। तो इसने वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स किया है, आप इसको यूँ समझ ले कि दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये है, ये फंक्शन है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ए तो अपनी जगह होगा, लेकिन ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सी में कोई एक्स नहीं है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और वो ये चीज़ है, और ये इधर लिखा हुआ है ऐसे कर। और फिर इसको यहाँ से इसने क्यूब का फार्मूला लगा के ओपन किया है, तो इस पे ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला लगेगा। तो ये ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला लगने के बाद इसके ये चीज़ बनी है एक्सपेंडेड, इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा, और ये तो अकेले ऐसे ही आ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डेल्टा वाई के लिए आप क्या करते हैं? डेल्टा वाई के लिए, ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई के लिए आप क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये असल में ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच या डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब ये यहाँ पर कंबाइन हुआ हुआ है सारा प्रोसेस। कंबाइन इस तरह से कि ये चीज़ इसकी वैल्यू ये है, ये वाली ऊपर, और वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपने ये वाली पुट करनी है, ये वाली, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी वो ये होगी। इसके अंदर तीन चार स्टेप्स मिसिंग हैं, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डेल्टा वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, डेल्टा एक्स तो ऐसे आएगा एज इट इज। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो अप्लाई हो रहा है। तो आप देख ले, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है। नीचे डेल्टा एक्स से ये डिवाइड होगा, ये डेल्टा वाई की जो वैल्यू है ये डेल्टा एक्स से डिवाइड होगी, और फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर नीचे यहाँ से एच काट लिया था, इधर से डेल्टा एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर डेल्टा एक्स इसके टर्म के साथ डेल्टा एक्स पहले था वो अब नहीं है, इसके साथ डेल्टा एक्स का स्क्वायर था अब एक रह गया है, इसमें डेल्टा एक्स का क्यूब था अब स्क्वायर रह गया है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर
ये जो डेल्टा वाई है ये डेल्टा एक्स से डिवाइड होकर एक एक डेल्टा एक्स ऊपर का कट गया है। अब जब इस तरह की कटिंग हो जाती है तो बाद में आप डेल्टा एक्स गोस टू जीरो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जीरो के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जीरो के बराबर आ जाएगा, इधर तो है ही नहीं, तो ये बच जाएगा। इसका जो फाइनल जवाब होगा वो ये होगा 3ax स्क्वायर प्लस बी। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली जब आपको ये कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि आप पावर रूल लगाते जाएं। इस तरह की चीज जब भी आपको मिलती है इस पर आप पावर रूल लगाते जाएं। ये एक्स पावर 5 है, ये एक्स पावर 3 है, ये एक्स पावर 1 है। पावर रूल क्या है? ये पावर रूल है। पावर रूल में आप क्या करते हैं, जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर 8 अपनी जगह होगा, इसको नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड में है। इस तरह ये ए मल्टीप्लाई में था तो ये बच गया था लिमिट में। हाँ, लेकिन अकेला कांस्टेंट लिमिट में नहीं बचेगा। अकेला कांस्टेंट के साथ कोई एक्स ना हो, वो गायब हो जाता है, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। सिंपल कांस्टेंट का जिस तरह ये 7 है, इस तरह यहाँ पर सी था, ये डेरिवेटिव में गायब होगा। तो मैं टर्म बाई टर्म इसको देखता हूँ, हर एक टर्म के ऊपर मैं पावर रूल लगाता हूँ। 8 अपनी जगह पर होगा, लेकिन जब एक्स पावर 5 के ऊपर पावर रूल लगेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, 5 x पावर 4 हो जाएगा ये। जब x4 अपनी जगह रहेगा, लेकिन जब x3 पे पावर रूल लगेगा तो ये बन जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा 3, और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 3 स्क्वायर है। सिमिलरली 2 अपनी जगह होगा, लेकिन जब x पे पावर डेरिवेटिव लगेगा पावर रूल, तो ये x पावर, इसका पावर क्या है 1, और x पावर 1 माइनस 1 जीरो, तो एनीथिंग पावर जीरो इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये 2 बच जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इधर हुआ हुआ है, 8 अपनी जगह है और ये एक्स पावर 5 से आया है, 4 अपनी जगह है और ये एक्स क्यूब से आया है। यहाँ पर 2 अपनी जगह है और एक्स का डेरिवेटिव 1 आया हुआ है, और इसने एक्स पावर जीरो भी लिखा है जस्ट टू एक्सप्लिसिटली शो यू कि ये चीज़, लेकिन एक्स पावर जीरो इज 1, और फिर 7 का डेरिवेटिव जीरो है। तो ये इस चीज़ का डेरिवेटिव है, और ये हमने किस, ये पावर रूल से किया है। अब पावर रूल का जो प्रूफ है वो इस स्टेज पे आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके अंदर यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स में यूजुअली होता नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट प्रूफ दिखा देता हूँ। यू आर नॉट बाउंड टू लर्न आर टू टू मेमोराइज द प्रूफ। जस्ट एक दफ़ा देख लेके समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट यू कैन इग्नोर इट। आप इसको सिर्फ यूज़ करना सीख लें। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन हो, तो हम उसका डेरिवेटिव जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स के कैसे बराबर हो जाएगा। ये होगा एन एक्स पावर n-1। ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा? प्रूफ एग्जैक्टली इसका जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इस फार्मूले से कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच, पहले ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यही चीज हो जाएगी, लेकिन एक्स बाई डेल्टा एक्स रिप्लेस हो जाएगा। अब इसका एन पावर ओपन करना है। हमारे पहले प्रॉब्लम में हमने एक्स स्क्वेयर ओपन किया था, बाद में हमने एक्स क्यूब का आपको शो किया कि कैसे ओपन करते हैं। अब एक्स, सॉरी नॉट एक्स स्क्वेयर, हमने ओपन किया था एक्स प्लस एच स्क्वेयर, हमने ओपन किया था, या डेल्टा एक्स। आप एक्स प्लस एच थ्री या एक्स प्लस डेल्टा एक्स थ्री को ओपन कर सकते हैं। आप एक्स प्लस एच या एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन को कैसे ओपन करेंगे, इसमें एन टर्म्स होंगे। तो ये अगर आप एक्स प्लस एच होल पावर एन को खोलते हैं या एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन को खोलते हैं तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, ये इस तरह का एक सीरीज निकल के आता है, वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और ये आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स है। अब इसके अंदर हर एक के अंदर आप देख ले, इसके अंदर डेल्टा एक्स है, इसके अंदर डेल्टा एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर डेल्टा एक्स पावर एन है। तो जब आप नीचे से डेल्टा एक्स
पे डिवाइड करते हैं तो इसका इसका जो डेल्टा एक्स के ये गायब हो जाता है, इसका डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक बच जाता है, इसका जो डेल्टा एक्स पावर एन है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो ये टर्म, इसके अंदर भी डेल्टा एक्स बच गया, इसके अंदर डेल्टा एक्स है, इसके अंदर कोई डेल्टा एक्स नहीं है। पहले टर्म में एक ही डेल्टा एक्स था और वो नीचे के डेल्टा एक्स से कट गया। अब हर एक टर्म के अंदर डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पर आप लिमिट जब पुट करते हैं, डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, तो जहां जहां पर डेल्टा एक्स है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, अंदर के अंदर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगा। और ये आपका इस फॉर्मूले का प्रूफ है। और ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, बिल्कुल जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो, कोई फंक्शन इस तरह से हो, एफ ऑफ एक्स आपके पास है ए एक्स पावर एन, जो कि एन एक पावर होगा, नंबर होगा, और ए एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ए जो है वो इसमें कैरी होगा, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, उसको उसको नहीं छेड़ा जाएगा। एन, तो इसमें एक अगर हम मिसाल ले लें, 8 एक्स पावर लेट सपोज 6, 8 एक्स पावर 6, तो दिस इज ए, इसको नहीं छेड़ा जाएगा, ये अपनी जगह होगा। x पावर 6 पे जो है पावर रूल लगेगा, तो इसमें पावर क्या है, 6, ये कोएफिशिएंट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और फिर x लग जाएगा, और x के पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 6 - 1। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा दिस विल बी 8 x पावर 6 x पावर 5। अब ये 6 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सो आई थिंक दिस दिस विल गिव यू 48 x पावर 5, ये इसका जवाब होगा। तो ये जो फार्मूला है, दिस इज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन या पोलिनोमियल। तो जब भी आपको कोई पोलिनोमियल दिया जाएगा तो आप, आई होप कि अब आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे। एट दिस स्टेज आई एम होपफुल। और डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप, उस वक्त टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये फार्मूला आपको देता है स्लोप ऑफ द फंक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, कि आपका जो फंक्शन है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, किस रफ्तार से वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये माइनस आता है तो मीन वो कम हो रहा है, अगर ये प्लस है तो मीन वो उसी रेट से वो क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। सो ये जो डिस्कशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के लिए। और यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ। एंड आई होप कि अब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो मैथमेटिकली आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इस तरह का हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है, लेट्स सपोज 5t पावर 4 प्लस 3t² प्लस 3, बट दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स, एक्चुअली दिस इज नाउ एफ ऑफ टी। मैंने टाइम का फंक्शन दिया है और मैं आपको कह रहा हूँ कि नाउ फाइंड डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो ये टाइम के साथ चेंज होगा। पहले हमारा फंक्शन एक्स का था तो वो एक्स के साथ चेंज हो रहा था। तो अब इस पे अगर मैं ये फार्मूला लगा लूँ, इस पूरे डिस्कशन से अगर आप सिर्फ ये फार्मूला लगाना सीख ले तो ये भी दिस इज इनफ, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आपके फिजिक्स के कोर्सेज के अंदर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही आप इसको और डिटेल से पढ़ते जाएंगे ये आइडिया और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द मोमेंट मैं चाहता हूँ कि अगर आप के लिए ये चीज़ें मुश्किल है, ज्योमेट्रिकली ये चीज़ों को ग्रेस्प करना मुश्किल है, तो आप इस पावर रूल को एटलीस्ट अप्लाई करना सीख लें, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का जो कोर्स है, मैकेनिक्स और जो भी कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स होगा, उसके अंदर डेरिवेटिव का आइडिया अपीयर होगा। और वो जो आपका जो बुक है वो डेरिवेटिव की लैंग्वेज में चीज़ों को करेगा। तो आपको डेरिवेटिव एटलीस्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस का इस फार्मूले से निकालना आपको आ जाना चाहिए। तो अब ये एक पॉलिनोमियल है, फोर्थ ऑर्डर का, वेरिएबल का पावर 4 है, आपको कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। एफ प्राइम ऑफ टी, एफ प्राइम ऑफ टी इज डी एफ बाई डी टी। अब इस पे ये फार्मूला लगाते हैं ए एक्स पावर एन, तो यहाँ पर ए इज 5, तो कुछ नहीं होगा, अपनी जगह आएगा। फिर फार्मूले में क्या है, एक्स पावर एन के साथ क्या होगा, एक्स पावर एन में जो एन है वो नीचे आएगा और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एन क्या है, 4 है, तो दिस इज 4t पावर 4 - 1, ये देखो पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 1 इज 3। फिर 3, दिस इज ए, ये कांस्टेंट है, ये अपनी जगह आ जाएगा, सॉरी 3 अपनी जगह आ जाएगा।
यहाँ पर पावर रूल लगेगा, तो पावर क्या है 2, कोएफिशिएंट बन जाएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होकर 1 तो नहीं लिखते। 3 सिंपल कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 कर लो। फाइनल जवाब इसका क्या होगा, 5 और 4 20, T3 3 और 2 60 प्लस 0 ना लेके इसको बस। तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शन दिए जाएंगे और वो किसी भी वेरिएबल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका आपका फंक्शन इस तरह से हो, ये मैंने टी का फंक्शन दिया था, अगर मैं आपको लेट सपोज कोई फंक्शन इस तरह का दे दूं, लेट सपोज एफ ऑफ थीटा में कह दूं, एक 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 फंक्शन है और वो थीटा का फंक्शन है, एफ ऑफ थीटा, और वो इस तरह फॉर्म में है, 10 थीटा 7 प्लस 6 थीटा पावर 5, ऐसा फंक्शन है, तो उस पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ थीटा या डी एफ बाई डी थीटा क्या होगा। 7 अपनी जगह, 10 अपनी जगह, क्योंकि दिस इज ए, पावर रूल इस पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 थीटा 7, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, फिर 6 थीटा 5, तो 6 अपनी जगह कांस्टेंट है, ए एज इट इज आ जाएगा, अपनी जगह आएगा, और जो पावर क्या है 5 है, तो 5 पावर से एक सब्ट्रैक्ट 4, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर, दिस विल बिकम 70, दिस विल बिकम 30, ये थीटा पावर 6 ये थीटा पावर 4। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फंक्शन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिलेगा और आपको कहा जाएगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करें। आपको फंक्शन एफ ऑफ थीटा मिल सकता है, आपको फंक्शन एफ ऑफ टी मिल सकता है, आपको फंक्शन एफ ऑफ सम इमोजी मिल सकता है, आप उसी के हिसाब से उसका डेरिवेटिव उस पर पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर, आई गिव यू अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आपको ये जो आज का डिस्कशन है सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का, इससे स्लोप निकालना, सीकेंट लाइन से टेंजेंट लाइन पे किस तरह से आते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से सीकेंट और टेंजेंट लाइन के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली डेरिवेटिव का जो आइडिया है इस पूरे डिस्कशन में, कि डेरिवेटिव का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और वो उसको हम कैसे करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सेंड करूंगा और साथ आपको कुछ रीडिंग्स दूंगा। इसमें रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जब आप खुद पढ़ते हैं ना किताब से, तो ये आइडिया आपको और क्लियर हो जाएगा, और फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस हुए हैं तो वो भी हम साथ में क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, और इसी चीज़ को हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ये आइडिया मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस वीडियो से भी कोई चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर इस वीडियो से अगर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं भी आई है, सो फाइन, हम इसको दोबारा से क्लास में भी देख लेंगे। So thank you very much for your time.